आज का आप लोगों ने जो सवालात भेजे हैं उसमें पहला सवाल मायदा पूछती हैं कि आई हैव पेन इन हेड, नोज, ईयर्स एंड स्ट्रेस ऑन फेस थ्रू आउट द डे, प्लीज एडवाइस। मायदा, ये जो आपको चेहरे पे, सर पे स्ट्रेस महसूस होती है और इवन आंखों का एरिया, इफ यू हैव ए लुक एट दिस चार्ट, ये सारे ये जो चार्ट पे नजर आ रहा है, जैसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, और ये पहले दूसरे मोहरे से आता है, उन नर्व्स में खिंचाव आ जाता है। और सर्वाइकल के अगर पहले दूसरे मोहरे से अपर वर्टेब्रास जो है आपकी नेक यहां से स्टार्ट होती है आफ्टर द ब्रेन, वहां से जो फर्स्ट C1 C2 जो है उनमें अगर स्ट्रेस आ जाएगी, डिस्क बल्ज हो जाएगी, डिस्क परट्यूड हो जाएगी, नर्व स्ट्रेस में आ जाएंगी और आपको ऑक्सीजन, जो फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन हर लम्हे दिल के धड़कने के साथ जाती है, वो कम हो जाती है, जिससे आपके चेहरे पर भी खिंचाव आने लगता है, आंखें दर्द करने लगती हैं, चेहरा खिंचा खिंचा सा रहता है, सर घुटा घुटा सा रहता है, दर्द रहता है। अगर आप सिर्फ सर दर्द कहती तो मैं कहता कि और भी कई वजूहात हो सकती हैं, पूरे जिस्म में कई इन्फेक्शन आए तो सर दर्द होने लगता है, पेट में खराबी हो तो सर दर्द होने लगता है, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो तो होता है। लेकिन आपने जो वजाहत की है कि चेहरा भी खिंचा रहता है और सर में भी दर्द है, दैट इज ए क्लियर इंडिकेशन कि C1 C2 आपकी अफेक्ट है। अगर आपने MRI कराई हो तो डू सेंड इट टू मी, और अगर आपने नहीं MRI कराई तो देन देयर इज नो नीड। अगर आप किसी कायरोप्रैक्टर को कांटेक्ट कर सकती हैं देयर वेयर यू आर लोकेटेड, और यू कैन कम टू मी, इंशाल्लाह ये फिल्फ और रफा हो जाएगा। कनाडा से अमजद, जिनकी एज 55, वो कहते हैं कि मैं अब्रॉड हूँ, बिट हार्ड जॉब है 6 साल से, आई लॉस्ट सम वेट अराउंड 100 kg and after that I have back pain near to hips and starts in the right leg, pain too, please advise। अमजद साहब, आपने क्यों 100 kg वेट लूज किया? क्या इंटेंशनली या खुद ब खुद लूज हो गया? शुगर वगैरह पेशेंट्स को भी अक्सर वेट लूज हो जाता है ना उनका, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? आपने वजह उसकी नहीं लिखी, आपने ये तो लिखा कि 100 kg वेट लूज किया। आपको पहले कितना था वेट और अब कितना है? क्या वीकनेस तो नहीं आ गई? और अगर वीकनेस आ गई है और आपके स्ट्रक्चरल वीकनेस आ गई है, दैट इज हमारा हेड भी उस पे खड़ा है हड्डियों पे, हमारी टांगे भी उस पे हड्डियों पे खड़ी है, और अगर उसमें स्ट्रक्चर में वीकनेस आ गई है विच कंप्राइजेस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड अलोंग विद विटामिन डी, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आएगा ना। और जैसा कि आपने कहा है कि बैक पेन नियर टू हिप्स, ये एक्चुअली हिप्स का एरिया है, ये L4-5 से अफेक्ट होता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं L4-5 की अगर डिस्क, अगर स्ट्रक्चर में वीकनेस आ गई तो ये चौथे पांचवें मोहरे में जब खिंचाव पड़ेगा नर्व्स का कामकाज के दौरान, ये हल्का सा झटका लगेगा, हड्डियां अगर वीक हो चुकी हैं तो ये डिस्क बाहर निकल जाती है, प्रोट्रूड कर जाती है, लैप्स हो जाती है, जिससे ये हिप का एरिया जो है, ये हिप का एरिया, ये सारा स्ट्रेस में आ जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, खिंचाव आ जाता है। और आपको पता है 24 घंटे जहां ब्लड ना जाए वहां क्या होता है? सुकड़ने का अमल शुरू हो जाता है, टिश्यू सुकड़ने लगते हैं, नर्व्स स्वेलिंग का शिकार हो जाते हैं, तो पेन तो आएगी ना हिप्स एरिया में, क्योंकि ये जो वेन्स हैं ये L4-5 से शुरू होती हैं एंड कम डाउन द फीट, हील के नीचे आपके आके खत्म होती है। तो आपने अगर डायग्नोसिस कराया हो तो देयर मस्ट बी L4-5 डिस्प्लेसमेंट। आपने वजन लूज करने की वजह भी जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास MRI हो तो सेंड इट टू मी और कॉन्टेक्ट सब कायरोप्रैक्टर। फैसलाबाद से मानी गुज्जर, एज 19, मेरे फेस पे छोटे छोटे वाइट पिंपल्स हैं, प्लीज कुछ बताएं इस बारे में, इसका क्या हल है? मेरा वेट भी बहुत ज्यादा है, जैसे आप वीडियो में बता रहे हैं, हम उसका कैसे, प्लीज बताएं। मानी साहब, ये जो बलोगत की आपकी एज है, इसमें कुछ प्रोटीन्स, और आपने वजन भी अपना ज्यादा बताया है, जब प्रोटीन ज्यादा होंगी जो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो बढ़ती जवानी में, ये जब आप जवान होते हैं तो ये कॉमन प्रॉब्लम, और इसकी एक वो प्रोटीन्स का जज़ब ना होना, और एक और वजह कि आप बाहर से जो मुसाम अपने बंद करते हैं मुख्तलिफ करीमें लगा के, आई डोंट मीन एग्जैक्टली यू, आई डोंट नो व्हाट यू आर यूजिंग, बट नॉर्मली आजकल लड़के लड़कियां सभी कुछ ये करते हैं, उसकी वजह भी हो जाती है कि वो प्रोटीन्स वगैरह को, गर्माइश जो अंदर होती है उसको बाहर पसीने की सूरत में निकलने का मौका नहीं मिलता। और इसकी एक और बड़ी वजह ये C3 से, ये देखिए, ये आपके एक्नी पिंपल्स, ये दाने, चेहरे पे दाने,
ये जैसे आप देख रही हैं थर्ड वर्टेब्रा पर डिस्प्लेसमेंट आने से सर्वाइकल के, तो उससे भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो अगर आप गर्दन में कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो या MRI कराई हो, और फैसलाबाद इज हार्डली a distance from लाहौर, दो देयर इज नो chiropractor in फैसलाबाद, प्लीज कम टू लाहौर। हम उसको डायग्नोज भी करेंगे, चेकअप करेंगे और आपका ट्रीटमेंट भी उसी दिन हो जाएगा। ओके। बहावलपुर से यूनुस खान, एज 55, मुझे ओल्ड सेंट्रल स्पाइनल स्टेनोसिस है, L4-5 है, वेट 127 kg और लेफ्ट लेग में नमनेस है 2 साल से, which has stopped in one place. Can you start for Bahawalpur on weekends or I can visit after Eid? यूनुस खान साहब, आपको लाहौर ही तशरीफ लाना पड़ेगा। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहावलपुर आऊँ। आपको लाहौर ही आना पड़ेगा। जैसे आपने खुद कहा है कि मेरे L4-5 में प्रॉब्लम है, तो उससे पहले स्पाइनल स्टेनोसिस तो आएंगे। जब डिस्प्लेसमेंट होगी L4-5 में, तो ये आपका लोअर बैक में भी दर्द आएगा, टांग में भी दर्द आएगी, और जैसा कि आप ये पढ़ रहे हैं टांगों कमजोर और सुन्न होना भी शुरू हो जाएंगी। जो नमनेस आपने मेंशन की है वो तो होगी ना। जब ब्लड नहीं जाएगा तो ये नेक्स्ट स्टेज है पेन से। पेन, निचली पेन आई होगी, फिर नमनेस आनी शुरू होगी। जब नर्व सुकड़ गई हैं, टिश्यू सुकड़ने के अमल से 2-4 हो चुके हैं, तो नमनेस तो आएगी ना। तो यू हैव टू कम टू और गो टू सम कायरोप्रैक्टर फॉर इट्स एडजस्टमेंट, और जो आपकी स्पाइन की एडजस्टमेंट हो जाएगी तो उससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और इवन इफ यू वांट टू स्टे इन बहावलपुर, गो टू सम सर्जन, वो सर्जरी से इसका इलाज कर देंगे। दोनों सूरतों में ये दूर होनी चाहिए आपकी तकलीफ। इस्लामाबाद से अब्दुल रशीद कहते हैं, मेरी वाइफ की एज 61 है। माई वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिंस 1998 एंड नाउअडेज इज इन सीवियर पेन इन टेलबोन एज वेल ऑन लेफ्ट साइड। ये टेलबोन में जो पेन है, ये टेलबोन जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, ये L4-5 से आती है मोहतरम, और जो आर्थराइटिस है वो L3 से आता है। ये घुटनों में, जैसे आप देख रहे हैं, ये घुटनों में खराब। ये इनिशियली डिस्प्लेसमेंट आई, दैट मीन्स कि L3, L4, L5 में अगर आपने MRI कराई हो तो उसमें लिखा होगा कि कंप्रेसिंग थिकल सैक। थिकल सैक जब कंप्रेस हो जाएगा तो उससे इवन दिमाग भी रिफ्लेक्सेस पूरी नहीं कंट्रोल कर सकेगा। टिश्यूज में स्वेलिंग आने लगेगी और आपकी नर्व्स में इंटरनल और एक्सटर्नल स्वेलिंग आने लगेगी, जिससे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। आपने कहा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, को आपने डायग्नोसिस भी कराया होगा, जो RA फैक्टर आपने पॉजिटिव आया होगा आपका, और जब यहाँ से खिंचाव आता है L3 से, तो नर्व इन्फ्लेमेट करने लगती है, जो L3 से ओरिजिनेट होती है और पाँव के नीचे तक आती है, घुटनों को स्पेशली अफेक्ट करती है। जब ये प्रॉब्लम आएगा तो फिर दरमियान में स्पेस जो है, नर्व्स के खिंचाव की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, जो दरमियान में घुटनों की स्पेस होती है वो भी कम होगी। इट इज ट्रीटेबल, वेरी मच ट्रीटेबल। तो प्लीज इस्लामाबाद में कैन सर्च फॉर सम कायरोप्रैक्टर और गो टू सम सर्जन, और अदरवाइज यू कैन कम टू लाहौर इफ यू फील लाइक। MRI हो आपकी तो डू सेंड इट टू मी, आई विल एडवाइज यू ऑन दैट। सादिया नौरीन, एज 37, लिखी है कि मेरे शोल्डर के अंदर बोन्स दर्द करती हैं और अपनी तरफ से एक सोती हूं मगर जहन जागता रहता है, बेचैनी रहती है, पुरस्कून नींद नहीं आती। प्लीज मुझे कोई मशवरा दें। सादिया, शोल्डर के अंदर अगर हड्डियां भी दर्द करती हैं तो दैट मीन्स वो विटामिन D की डेफिशिएंसी होगी, और जब विटामिन D के साथ कैल्शियम भी रिएक्ट नहीं कर पाएगी तो वो भी जज़ब नहीं हो पाएगी हड्डियों में। तो हड्डियां तो तब भी दर्द करती हैं अगर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो, तो अपना टेस्ट करा लीजिए। वो प्रॉब्लम अगर सिर्फ इसी वजह से है तो दूर हो जाएगा, और अगर शोल्डर में छठे मोरे से आपके डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो आपका शोल्डर भी दर्द करेगा। फिर उसमें ब्लड पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी प्रॉब्लम आ जाएगा, रिफ्लेक्सेस भी दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उससे भी प्रॉब्लम आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। रही ये पुरस्कून नींद की बात, तो ये नींद का दखल जो है, अगर आपकी नेक में ही प्रॉब्लम आया हुआ है तो इसका तल्लक ये C1 C2 से भी है, नींद का ना आना। लेकिन आपने लिखा है कि मैं सोते में भी जागती रहती हूँ, ये लिखा है ना, मेरा जहन जागता रहता है सोते में भी। अगर सोते में भी जागता रहता है तो एक्चुअली देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। पहली,
जिस हालत में मैं बोल रहा हूं या आप सुन रही हैं, दैट इज बीटा स्टेट। दैट इज फ्रॉम 13 to 30 hertz. What is hertz? Frequency is measured in hertz. That is number of cycles per second. अगर आपकी सोचें जैसा कि आप चार्ट पे देख रही हैं लगातार रहेंगी, अब आप 13 साइकिल, तो उससे आपका जहन एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। दैट इज, अगर आप नींद की गोली भी ले लेती हैं और कोई अच्छी मूवी अपनी या कोई अच्छी किताब अपनी जो दिलचस्पी की है वो पढ़ने लगती हैं, तो उससे भी आपका जहन नींद में नहीं जा पाएगा, उससे प्रॉब्लम रहेगा। और जब ये प्रॉब्लम रहेगा तो फिर आप सोचती रहेंगी। सोचों के लिए ना लेटें, सोने के लिए लेटा करें। इसकी दूसरी स्टेट ये है विच इज द स्लाइटली रिलैक्स स्टेट, दैट इज अल्फा स्टेट। दैट इज फ्रॉम 8 to 13 साइकिल्स पर सेकेंड। 8 से 13 सोचें पर सेकेंड आती हैं, उनका थोड़ा गैप आ जाता है थोड़ा। दैट इज द रिलैक्स स्टेट। ये आमतौर पे जब आपको आभासियां शुरू हो जाती हैं, हल्की सी रिलैक्स स्टेट होती, इतनी टेंशन में नहीं रहती हैं, ये मेडिटेशन की स्टेट भी कहलाती है। थर्ड स्टेट इज थीटा स्टेट, जिसमें 4 to 8 हर्ट्ज पे नींद आपकी नॉर्मल होती है, जिससे ड्रीम्स भी आती हैं, ख्वाब आते रहते हैं आप। ये वो स्टेट है। अगर आपकी नींद कच्ची है, अगर आप इन दोनों में तवाज़न नहीं रख सकती, यानी डीप स्लीप में नहीं जाती, 4 साइकिल्स पर सेकंड और उससे बिलो है, वेरी डीप स्लीप, तो उसमें ये आखिरी दोनों स्टेट्स में या तो थीटा स्टेट या डेल्टा स्टेट में नहीं जाती, आपका जहन आपको नहीं ले जाती आप, और आपका सबकॉन्शियस हावी रहता है आप पे, आपको उतनी गहरी नींद नहीं आती, तो फिर भी ये मरहला आएगा जिसमें आप, जैसे कि आपने लिखा है, आप सोते में जागती रहती हैं, तो बेचैनी तो आएगी ना। आपकी जब नींद नहीं पूरी होगी, सही तरह पूरी नहीं होगी, गहरी नींद नहीं होगी, तो आपकी बॉडी के सेल्स रिपेयर नहीं होंगे, क्योंकि वो नींद के वक्त रिपेयर होते हैं जब सोते में आप जाते हैं। सबकॉन्शियस आपकी रूह को असल से कनेक्ट कर देता है, पूरी बॉडी की रिपेयर होती है। अगर आप नहीं सो पाएंगे तो जिस्म जान झुंझलाए रहेंगे ना। आई शो इट टू सम साइकोटिस्ट और NLP एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट, और यू कैन कम टू मी, इंशाल्लाह ये मसला दूर हो जाएगा। आरफा नसीम कहती हैं मेरे बेटे की एज 18 ईयर्स है, मेरे बेटे की लेग फ्रैक्चर हुई थी पहले, बट देन वी टुक ट्रीटमेंट, बोन ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी पेन रहती है, क्या करें? मोहतरमा, फ्रैक्चर होने के बाद अगर दर्द रहती है हील होने के बाद, या तो वो फ्रैक्चर सही तरह जुड़ा नहीं है, लगा नहीं है, अपनी लाइन में नहीं आया, या तो हड्डियां दर्द करती हैं कि उसमें कुछ चीज़ की कमी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, जो मैंने पहले मेंशन की, या फिर लेग में दर्द आती है तो ये L5S1 से आई हो कि जहाँ से उनको शाटिक नस जब फ्रैक्चर हुआ, झटका लगा, तो वो दब गई होगी, बोन्स तो पहले वीक हो चुकी थी। तो आपको इसका डायग्नोसिस कराना पड़ेगा, या तो आप MRI अपनी उनकी बेटे की करा लीजिए, या मेरे पास तशरीफ ले आइए, इंशाल्लाह बगैर MRI के मैं डायग्नोज भी करूंगा, ट्रीटमेंट भी करूंगा, और दर्द भी दूर हो जाएगी। ओके, तो नाजरीन ने मोहतरम, ये कुछ सवालात थे जो मैंने आप जवाबात के लिए चुने। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे, सेहतमंद ज़िंदगी से नवाजे, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, इंशाल्लाह कोई भी बीमारी आप पे हावी नहीं हो सकेगी। आप और आपके अहले खाना सेहतमंद रहें ता ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।